भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमेशा से बेनकाब हो रही हैं। अब एक कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिद है, उनकी नेपाल में गुमशुदगी में जो भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं उनका हाथ सामने आया है। नेपाली जो तहकीकात हैं उनके मुताबिक भारतीय बाशिंदे जो है वो कर्नल साहब को लापता करने में मुलव्विस हैं। अब उनका अगवा जिनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत से बार बार राब्ता करने पे भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या समझ आ रही है आपको नईमा? जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि देखिए, तो 2014 के बाद से अगर आप भारत में देखेंगे तो एक पूरा शिफ्ट है पॉलिटिक्स में। जो वहाँ की सियासत है जो पहले तक कुछ डिफरेंट थी, 2014 के बाद से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। वो चाहे आप अंदरूनी सूरत हाल देखेंगे भारत की या एक्सटर्नल जो उनकी खारिजा पॉलिसी है उसमें काफ़ी शिफ्ट है। लेकिन हम समझते हैं कि बार बार जो कोशिशें भी की जा रही हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, अभी हाल ही में आपने देखा सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हो गया, तो अक्सर ये जो उम्मीद हमारी बन जाती है कि दोनों मुल्क जो है इनके बीच में जो सबसे बड़ा मसला है जो कश्मीर का, अगर उसको ये हल करेंगे तो इनके सारे मसाइल जो हैं एक साथ हल हो जाएंगे। फिर ना इन्हें ज़्यादा हथियार खरीदना पड़ेगा, ना एक दूसरे की बराबरी के लिए इनको दूसरे मुल्कों का साथ लेना पड़ेगा, और अंदर जो मुल्क में जो गुर्बत इतनी है उस पर तवज्जो मरकूज़ होगी, तालीम पे मरकूज़ होगी, सेहत पे मरकूज़ होगी। लेकिन आपने देखा कि जो भारत की इस वक्त की जो पॉलिसी है वो एक तरह से लग रहा है कि चौधराहट टाइप की पॉलिसी है कि भाई आपको कंट्रोल करना है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको कश्मीर जिसको आपने आर्टिकल 370 के तहत एक खसूसी पोजीशन दी है उसको आप हथिया रहे हैं। तो इस तरह की जो हर में जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, जाहिर है कि आलमी सतह पे भारत की बड़ी इमेज ख़राब हो रही है, और भारत जो अच्छा खासा बड़ा सेकुलर मुल्क कहलाया जाता था उसकी छवि जो है बहुत मुतासिर हुई है, और इस वजह से पूरा साउथ एशिया है इसकी लपेट में आ रहा है, उस पर असर पड़ रहा है। और बाकी सारे ममालिक जो है वो इस वक्त लग रहा है कि एक खौफ की सूरत में है कि साउथ एशिया में क्या होने जा रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बुरा है, और इसकी जद में हर कोई आ रहा है और हर कोई परेशान हाल। सही। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी कर्नल फारूक, कैसे देख रहे हैं भारत अपनी दिफाई ज़रूरत है ज़्यादा, हम देख रहे हैं कि हथियार खरीद रहा है, इतना पैसा हथियार पर लगा रहा है, अपने अंदर जो गुर्बत है मसाइल है उनको हल करने पर अगर भारत पैसा लगाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जो है अब दोबारा ये जो भारत है ये कोई पुलवामा जैसा ड्रामा करने की तैयारियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी करें सर। ड्रामा तो ये शुरू से करते आ रहे हैं, और हमारी 73 साल जब से ज़िंदगी बनी है, जब से मार्ज वजूद में दोनों कंट्रीज़ बनी हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उस वक़्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा जिसमें हमें वो नुकसान पहुंचा सकता हो, और हमने कोई मौका नहीं छोड़ा जब तक कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो। अभी रिसेंटली ये जो इस अशरे में जो पूरे में 10 साल में हुआ, वो क्या हुआ कि इनको ये लग गया कि चूंकि चारों तरफ इनके अमन था और पाकिस्तान के गिर्द एक जंग मुसल्लत कर दी गई थी दहशतगर्दी की, तो उसमें मैं अक्सर इनके प्रोग्रामों में पूछा भी करता था कि दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान तो लड़ ही रहा है, हम तो हज़ारों लोग दे रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग में दुनिया के समंदर पार से 7 समंदर पार से 44 मुल्कों के सोल्जर हिस्सा ले रहे हैं। भारत वावेला के अलावा क्या कर रहा है? क्या एक भी सोल्जर वहाँ पे है उनका? मकसद यही था मेरा कहने का कि भारत वो सारे स्टेज करता था, वो ड्रामे करता था जिसके लिए इसको बढ़ोतरी मिले और पाकिस्तान पर ये एक तरह का जंग मुसल्लत रहे। अब यहाँ पर इनको एक साउथ एशिया इनके एक कॉन्फ्रेंस है, ये उनकी थी जॉन कैरी की, वहाँ पर भारत को 4 टास्क मिले इस इलाके में। एक तो ये था कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पोजीशन थी, स्ट्रेटजिक पार्टनर बनना था, सही, और चाइना को हिमालय के उधर रखना था, सही। दूसरा ये था कि इस रास्ते को हम क्लीन कर देंगे, उन्होंने कहा रास्ते नरम हो जाएंगे और अफगानिस्तान से वेस्ट एशिया तक भारत जो है
वो एक नंबरदारी का रूप करेगा। और सबसे ज़्यादा भारत की राल उस वक्त टपकी जब उन्हें ये बताया गया कि जी आप इस इलाके के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे, दैट मीन्स पाकिस्तान आर्मी भी आपके कहने पे चलेगी। और चौथा ये था कि हम इसके बाद एक ऐसा सिस्टम याद करेंगे जिसमें आप हमारे नुमाइंदा के तौर पर रहेंगे। सही। अब उनको आगे होता क्या है? हुआ ये कि उन्होंने हिमालय के पार रोकना था, हमने चाइना ला के उनकी दहलीज पे बिठा दिया, श्रीलंका में बिठा दिया। उन्होंने तमाम मुल्कों को डोमिनेट किया हुआ था। आज बांग्लादेश देख लो, आज उनके गिर्द ईस्ट में देख लें भूटान तक, और नेपाल तो बिल्कुल अपनी अपनी एक जगह मांगने के लिए वो खड़े हो गए। उनका ख्याल था कि ये हमारे वो एक जनरल साहब आते, उनसे भी हमारी बहस हुआ करती थी कि अफगानिस्तान में आप, मैंने उनको कहता था कि देखो आपका अफगानिस्तान में है क्या, नेबर तो हम रिश्तेदार हैं, हम एक खून है, आपका वहाँ पे क्या है? मैंने ये लिखा था 10 जून 16 में, मैंने कहा था, उसका मैंने टाइटल ही रखा हुआ था, जहाँ ये रोजनामा नवाए वक्त में था मेरा आर्टिकल, उसका मैंने टाइटल रखा था दौड़ मोदी दौड़। ठीक है जी, मेरा मकसद था कि आप दौड़ लें, आपको हम अकेला करेंगे, तनहा करेंगे, जो आप नारे मारते हो ना पाकिस्तान को तनहा करने का। उसमें मैंने लिखा था कि अफगानिस्तान से भी हम इनको निकालेंगे। आज किसी टॉक में किसी जगह पर उनका नाम नहीं आता। मैंने ये लिखा था, ईरान से तुम निकलोगे, ये चाबहार जो बनाते फिर रहे हो और रास्ते बिछाते फिर रहे हो, वहाँ से भी हमने निकाला उनको। उसके बाद नेपाल से हमारा राब्ता, बांग्लादेश से हमारा राब्ता, इसराइल, अब हमने इनको कंटेन किया। और अभी भी इनको समझ नहीं आ रही इनके अपने अंदर क्या हो रहा है। कश्मीरियों के साथ कब तक जुल्म करेंगे? लाख के करीब उनकी शहादतें पहुंच चुकी है। और इनके जितने आज तक आए हैं, ये देखें, अब उधर से नेपाल के साथ, नेपाल भी अपने हक मांग रहा है। ठीक है जी, उधर से इनके अपने अंदर जो है, आज सिखों के 100 से ज्यादा, ये किसानों का जो 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं इनको बैठे हुए। इस दौरान जो अंदर से इसकी शिकस्त और रेख्त हो रही है, टूट फूट हो रही है, ये उस पर तवज्जो नहीं देता। भारत दुनिया का नंबर 1 है आबादी, गुर्बत की आबादी में, उस पर तवज्जो नहीं देगा। इसको ये बड़ा शौक है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर उस पर बड़ा भाई बना। हमें कहते हैं कि वो एक इनके डॉक्टर साहब थे, वो कहते थे कि जी बड़ा भाई होना चाहिए, बड़ा और छोटा। मैंने कहा 70-72 साल की उम्र में छोटा बड़ा नहीं होता, सब बुढ़े होते हैं, एक जैसे होते हैं। और मैंने कहा तुम एक बात मैं आज भी इंडिया वालों को ये कहता हूँ कि अपने दिल से, मन से ये इच्छा निकाल दो कि पाकिस्तान को डोमिनेट कर लोगे। हम कहीं से भी कुछ हो जाएगा, आपकी डोमिनेशन का भी कबूल नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई इसी शौक में आपने अपने आप को तबाह करवा लिया है। अपने आप को, आपकी जो 7 रियासतें हैं, अरुणाचल प्रदेश देखें, अब मेघालय देखें, आसाम देखें, नागालैंड देखो, मिजोरम देखें, त्रिपुरा, ठीक है, आप जहाँ तक जाएं वहाँ पर इनकी क्या हालत है। इट्स ऑलमोस्ट ब्रोकन। और अंदर सुलगती हुई आग जो होती है, उनको अगर भड़काने वाले कोई हो, हम अभी तक अमन में हैं। हमने पहली बात आपको ये पहला सबूत ये दिया कि 12 साल आपने हमारे लोगों को मरवाया, और आपने आग जलाए रखी अफगानिस्तान में, और हमें ही दहशतगर्द गिरदाना गया। अब इस 2 साल में हमारी हुकूमत ने ये उल्टा कर दिया, भारत को बेनकाब कर दिया। अब लोगों को पता है, अभी जो बाइडन के जो लेटेस्ट वो पॉलिसी है वो क्या आ रही है, उसमें दे डिमांड, ये जस्टिन क्या कर रहा है, दे डिमांड करके कश्मीर का अपना फैसला करो। और हम खुद कहते हैं कि फैसला करें हमारे साथ, लेकिन एट द सेम टाइम भारत को याद रखना चाहिए, इनको ये समझ नहीं आती कि 7 गुनी बड़ी आबादी, 7 गुना बड़ी आर्मी, 7 गुना इकोनॉमी इकॉनमी, और 73 साल में आप इतना फर्क हम पे नहीं डाल सके। 7 गुना बड़ा जब 7 गुना छोटा अपने आप को डिफेंड इस हद तक कर लेता है, ये उसकी बहुत बड़ी जीत होती है। ठीक है जी। और इनको समझना चाहिए। और अब जो लेटेस्ट कर रहे हैं फिजा डॉक्टर, ये जो अभी लेटेस्ट कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि जो अब आपकी बातें सुन के कर्नल शैलेंद्र बहुत परेशान हो गए। अफगान अमन मैं साहब कह रहा हूँ, ये खुद मोदी के खिलाफ होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात क्या है, मोदी के खिलाफ को बोल नहीं ना सकता, जिस बेचारे ने हिंदुस्तान में रहना ना, ये अपनी इनका तो मीडिया नहीं बोल सकता। अभी देखे मैं आपको बता रहा हूँ,
अफगानिस्तान में अब अमन लाना चाहते हैं। जो मायदे हो रहे हैं उनको सबोताज करने के लिए भारत सबसे आगे है। क्यों आगे है? सिर्फ इसलिए कि वहां पर ये चलना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह आग लगनी चाहिए। एक चीज याद रखें, अफगानिस्तान में सिर्फ एक पहले हिंदू कुश है और कुछ नहीं आपका। हिंदू कुश एक पहाड़ का नाम है, बहुत सारे जो हिंदुओं के मरने के बना था, दूसरा ना बनवा लेना। ठीक है कर्नल शनिंदर साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत सी बातें कर्नल फारूक ने आपके सामने रख दी हैं। क्या जवाब है आपके पास बतौर हिंदुस्तानी? जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने शो में अपने विचार देने का मौका दिया है। दो चार चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे वो आई हैं। सबसे पहली बात, डॉक्टर फिजा साहब का बिल्कुल बढ़िया बयान है कि इतना पैसा हम किसी गोला बारूद या लड़ाई की चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है। हर कंट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज़ नॉट आवर एनिमी, वी हैव अ बेटर एनिमी। सो हमें हमारे साइज़ के हिसाब से, हमारे एडवर्सरी के हिसाब से तैयार रहना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस, जिस भी दिन ज़रूरत पड़ेगी चाइना के खिलाफ, आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ देने के लिए इंडिया खड़ा होगा। ये आप देखेंगे। जहाँ तक आपने एक अच्छी बात करी कि जुल्म और सितम बहुत हो रहे हैं, अगर दोनों डीजीएमओ साहब मिलकर एक सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अगर कोविड शील्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अगर इन्हीं को जुल्म सितम कहना चाहिए, तो भगवान करे इस तरह के जुल्म सितम और हो, और अच्छे हो, बढ़ चढ़ कर हो। आपने कहा कि 32 लाख लोगों को जाली तौर पर JNK में वो रजिस्टर कर दिया। कृपया कर वो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ नीचे ज़रूर चलाइएगा। मैं भी अप्लाई कर देखूँगा, आप भी अप्लाई कर देखिएगा कि क्या उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की अफवाहें उड़ाना आपका हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि अगर हो रहा होता तो कम से कम मुझे ज़रूर पता होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।